नमस्कार दोस्तों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन इससे पहले डॉल्टन के परमाणु मॉडल और जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल के बारे में बात कर चुके थे कि डॉल्टन ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया था और जे थॉम्सन ने अपने परमाणु मॉडल के बारे में क्या बताया था। अब अपन पढ़ेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में कि रदरफोर्ड ने परमाणु के संबंध में कौन सी जानकारी दी थी। देखो, रदरफोर्ड ने जो परमाणु के संबंध में जो जानकारी दी थी उसके लिए एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग का नाम था रदरफोर्ड का विकिरणन प्रयोग। क्या नाम था? रदरफोर्ड का विकिरणन प्रयोग या रदरफोर्ड का श्वानपत्र प्रयोग। रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में जानकारी ज्ञात करने के लिए या परमाणु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस प्रयोग के लिए रदरफोर्ड का श्वानपत्र प्रयोग या रदरफोर्ड का विकिरणन प्रयोग कहते हैं। इस प्रयोग के लिए रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी ली। क्या ली? एक सोने की पतली पन्नी ली जिसकी मोटाई थी 10⁻⁷ मीटर या 100 नैनोमीटर परास मोटाई की एक क्या ली? सोने की पन्नी। और एक अल्फा कण यंत्र लिया जिसकी सहायता से वो इस सोने की पतली पन्नी पर उच्च ऊर्जा युक्त अल्फा कणों की बौछार करवाता है। अल्फा कण यंत्र, इस अल्फा कण यंत्र के माध्यम से वो इस सोने की पन्नी पर, सोने की पतली पन्नी पर जिसकी मोटाई कितनी है? 10⁻⁷ मीटर है, उस पन्नी पर बौछार करवाने के लिए एक अल्फा कण यंत्र लेता है जिसके माध्यम से वह उच्च ऊर्जा युक्त अल्फा कणों की बौछार करवाता है। किस पर? सोने की पतली पन्नी पर। अब एक बात आती है कि अल्फा कण क्या होते हैं। अल्फा कण जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। किनके? रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन के फलस्वरूप ये अल्फा कण प्राप्त होते हैं जिसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। सामान्य भाषा में कहा जाए तो जो हीलियम का नाभिक होता है, क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है, तो उस हीलियम के नाभिक को क्या कहा जा सकता है? अल्फा कण कहा जा सकता है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये जो अल्फा कण होते हैं ये धन आवेशित होते हैं। कैसे होते हैं? धन आवेशित होते हैं। तो एक अल्फा कण यंत्र लिया जिसके सहायता से वो इस सोने की पतली पन्नी पर क्या करवाता है? उच्च ऊर्जा युक्त अल्फा कणों की बौछार करवाता है। अब इन अल्फा कणों की दिशा ज्ञात करने के लिए वो सोने की पतली पन्नी के चारों तरफ एक जिंक सल्फाइड लेपित पर्दा लगा देता है। क्या लगा देता है? एक जिंक सल्फाइड लेपित वृत्ताकार पर्दा लगा देता है। जैसे ही कोई भी अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराने के पश्चात जिस दिशा में जाएंगे उस दिशा में वृत्ताकार जिंक सल्फाइड लेपित पर्दे से टकराकर एक फ्लैश उत्पन्न करेंगे जिसकी सहायता से हम इस अल्फा कण की क्या ज्ञात कर लेंगे? दिशा ज्ञात कर लेंगे। अब इस अल्फा कण के माध्यम से वो इस सोने की पतली पन्नी पर क्या करवाता है? अल्फा कणों की बौछार करवाता है और निम्नलिखित प्रेक्षण देखता है। क्या देखता है? निम्नलिखित प्रेक्षण देखता है। निम्नलिखित प्रेक्षण पाता है। वो देखता है कि जैसे ही वो देखता है कि कुछ अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं, क्या होते हैं? अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं वो सोने की पतली पन्नी से टकरा कर कैसे निकल जाते हैं? सीधे निकल जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराकर सीधे निकल जाते हैं। वो अपने इस प्रयोग में देखता है। जैसे ही अल्फा कण यंत्र से हजारों अल्फा कणों की बौछार सोने की पतली पन्नी से सोने की पतली पन्नी से और सोने की पतली पन्नी पर करवाता है, जिसमें वो परीक्षण देखता है कि इस सोने की पतली पन्नी से टकराकर अधिकांश अल्फा कण कैसे निकल जाते हैं? सीधे निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं? सीधे निकल जाते हैं। और कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं और टकराने के पश्चात कुछ अंश के कोण से विचलित होते हैं। क्या होते हैं? कुछ अंश के कोण से विचलित होते हैं और लगभग 20,000 अल्फा कणों में से, कितने अल्फा कणों में से? लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा होता है जो सोने की पतली पन्नी से टकराने के पश्चात पुनः 180 डिग्री के कोण से वापस आ जाता है। वो अपने इस प्रयोग में क्या निकालता है? प्रेक्षण निकालता है। ये अपने इस प्रयोग में ये प्रेक्षण देखता है कि अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं वो सोने की पतली पन्नी
से टकराने के पश्चात सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो सोने की पतली पन्नी से टकराने पर कुछ अंश के कोण से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा होता है जो सोने की पतली पन्नी से टकराता है और टकराने के पश्चात पुनः वापस उसी दिशा में उसी एंगल से अर्थात 180 डिग्री के एंगल से वापस लौट आता है। वो अपने प्रेक्षण कौन देखता है, रदरफोर्ड देखता है। अब इन प्रेक्षणों के क्या निष्कर्ष निकलते हैं, देखो पहला निष्कर्ष क्या होता है, तो इस प्रेक्षण में क्या कहा गया था कि अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं वो कैसे निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। अब ये कोई सोने की पतली पन्नी है, सोने की पतली पन्नी है तो ये कुछ डाल्टन नामक वैज्ञानिक क्या कहता है कि सोने की पतली पन्नी है, अर्थात कोई पदार्थ है, कोई सभी पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और ये कण कैसे होते हैं, अविभाज्य होते हैं। मान लो कि ये कोई परमाणु है, ठीक है, क्या है, ये कोई परमाणु है इसी सोने की पतली पन्नी का, ठीक है। अब कोई भी जो अल्फा कण इस परमाणु से टकराएंगे, मान लीजिए अल्फा कण है जो सोने की पतली पन्नी से क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, ठीक है। और हमारा जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक क्या कहता है कि जो परमाणु होता है उसका जो परमाणु होता है वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर परास का एक धनावेशित गोल होता है, अर्थात उसके संपूर्ण भाग में क्या उपस्थित होता है, धनावेश उपस्थित होता है। अर्थात ये जो परमाणु इस परमाणु के यदि इस भाग में धनावेश, अधिकांश भाग में क्या उपस्थित होगा, धनावेश उपस्थित होगा। क्योंकि अल्फा कण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं। जब अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से या उसके सोने की पतली पन्नी के परमाणु से टकराएंगे तो टकराने के पश्चात वो धनावेश से टकराएंगे। जब धनावेश से धनावेश टकराएगा तो उसमें कुछ विचलन महसूस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये अल्फा कण जो होते हैं वो कैसे निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। तो इस प्रेक्षण के क्या निष्कर्ष निकलता है, इस प्रेक्षण का निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो आवेश विहीन होता है। कैसा होता है, आवेश विहीन होता है, अर्थात परमाणु के अधिकांश भाग में किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता, वो कैसा होता है, रिक्त होता है। अगर यहाँ पर कोई आवेश उपस्थित होता तो अल्फा कण यहाँ पर कुछ विचलन महसूस करता, लेकिन अल्फा कण ऐसा कुछ भी विचलन महसूस नहीं करता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि परमाणु का अधिकांश जो भाग होता है वो कैसा होता है, खोखला होता है, या अधिकांश जो भाग होता है वो रिक्त होता है या आवेश विहीन होता है। अब कुल लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा होता है जो सोने की पतली पन्नी से टकराने के पश्चात पुनः वापस उसी दिशा में लौट आता है। तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है जो परमाणु होता है उस परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश होता है वो उसके केंद्र में उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है, परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है। और इस केंद्र को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, जिसमें परमाणु का संपूर्ण धनावेश अर्थात प्रोटॉन उपस्थित होता है, ठीक है। ये उसने अपने परीक्षण में देखा। और क्या देखा, देखो पहली बात हमें क्या पता लगी कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो कैसा होता है, आवेश विहीन होता है, अर्थात रिक्त होता है। और परीक्षण में हम देखते हैं कि 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा होता है जो सोने की पतली पन्नी से टकराने के पश्चात पुनः वापस उसी दिशा में उसी वेग से वापस लौट आता है, अर्थात परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होगा, जो संपूर्ण धन आवेश होगा, वो परमाणु के कहाँ पर उपस्थित होगा, केंद्र में उपस्थित होगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ये परमाणु है, इस परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होगा वो कहाँ स्थित होगा, इसके केंद्र में उपस्थित होता है, वो केंद्र में उपस्थित होता है। अर्थात परमाणु के अंदर, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, और इस नाभिक के चारों तरफ, इसके चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जो परमाणु होता है वो परमाणु 10 की पावर माइनस 10 मीटर परास का होता है। कितनी परास का होता है परमाणु, 10 की पावर माइनस 10 मीटर परास का होता है परमाणु। और जो परमाणु का नाभिक होता है, क्या होता है,
होता है वो कितनी मीटर पर आवर्स का होता है, 10⁻15 मीटर पर आवर्स का होता है परमाणु का नाभिक, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। और इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में तेज गति से क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में बताया था। अब इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां रह गई थी। क्या रह गई थी? कुछ कमियां रह गई थी। जैसे ये कहता है कि जो परमाणु होता है, इस परमाणु के नाभिक के चारों तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वृत्ताकार कक्षाओं में तेज गति से चक्कर लगाते हैं। कैसी गति से लगाते हैं? तेज गति से चक्कर लगाते हैं। और हमारे एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था, देखो क्या कमियां रह गई थी, एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम था क्लार्क मैक्सवेल। क्या नाम था? क्लार्क मैक्सवेल। क्लार्क मैक्सवेल ने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में तेज गति से चक्कर लगाएगा तो वो विकिरण उत्सर्जित करेगा। क्या उत्सर्जित करेगा? विकिरण उत्सर्जित करेगा। क्या उत्सर्जित करेगा? विकिरण उत्सर्जित करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा जो होगी निरंतर कम होती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा इस तरह से धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और अंत में ये इलेक्ट्रॉन किस में गिर जाएगा? नाभिक में गिर जाएगा। अर्थात जो रदरफोर्ड है वो परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाया। किसके बारे में? स्थायित्व के बारे में रदरफोर्ड, परमाणु के स्थायित्व के बारे में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक नहीं बता पाया था। और दूसरी बात, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं नाभिक के चारों जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जैसे ये परमाणु एक नाभिक हो गया, ठीक है, इस नाभिक का चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं? विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। अब इन कक्षाओं में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, उनकी ये संख्या के बारे में नहीं बता पाया था कि परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन कक्षाओं में कितने कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उनके बारे में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक नहीं बता पाया था। इन कमियों को दूर किया था हमारे नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने। तो अगला टॉपिक है नील्स बोर का परमाणु मॉडल, जिसके बारे में अपन